हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और मैंने बताया था कि कुछ न बार सीटेट के लिए करवाऊंगा। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि थ्योरी के लिए सब कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। थ्योरी मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन थ्योरी नहीं, ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि हर साल कम से कम 10 लाख के आसपास फॉर्म पड़ते हैं। 10 लाख के आसपास फॉर्म पड़ते हैं, उसमें से 1 लाख ही अभ्यर्थी क्या हो जाते हैं, 90 लेके आ पाते हैं। कितने में से? 150 में से। तो आप देखो ना, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तब भी नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पेपर में है ना, कुछ ना कुछ पेपर में है। तो वो कहाँ से डर खत्म होगा? आप कहीं ना कहीं थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं, प्रैक्टिस यहाँ पे की, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे थ्योरी क्लासेस भी मैं अरेंज करवाऊंगा आपके लिए। तो आज पेपर लेके आया हूँ मैं, जनवरी सेशन का है। कौन से है? जनवरी का, जनवरी 2024 जो पेपर हुआ अभी रिसेंट में हुआ है, ईवीएस सेक्शन को लेके आया हूँ मैं। ईवीएस सेक्शन को लेके आया हूँ पेपर वन वाले के लिए, टेट पेपर वन वालों के लिए, पेपर वन वालों के लिए। सीटीईटी पेपर वन वालों के लिए मैंने बता रखा है। ये कौन से टीचर होते हैं? प्राइमरी टीचर होते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है ये, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। तो अब शुरुआत कर देता हूँ मैं। ये एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके 30 प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न होंगे जो थ्योरी बेसिस होंगे, और 15 पेडागोजिकल थ्योरी के बेसिस, पेडागोजिकल इशू के बारे में होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है। सेट नंबर आई है। सेट नंबर कौन सा है? आई है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहद, जोहद है इज करेक्ट। तो क्या रहा है, कौन सा जोहद के लिए करेक्ट है? चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जोहड़, जोहड़ वैसे इंग्लिश में जोहद है, ठीक है। जोहड़ यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है। जोहड़ क्या है? जोहड़ सबसे पहले फिल्टर, यहाँ से लास्ट से ऑप्शन देख सकते हैं या पहला ऑप्शन देख सकते हैं। तो कहीं से भी ऑप्शन पढ़ोगे आप एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज करोगे। किसी भी ऑप्शन को पढ़ोगे तो आप क्या यूज करोगे? एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले पेपर कैसे करना है ये चीजें थ्योरी क्लासेस में नहीं पता चलती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यह है, समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ही ऑप्शन यही है, यही राइट है। दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दूसरा भी पढ़ लेता हूँ। इट फिल्टर्स इम्प्योरिटी फ्रॉम। तो ये फिल्टर करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़ो। सीआरटी में, आरटी क्लास थर्ड से लेके फिफ्थ तक ईवीएस की बुक पढ़ोगे, ईवीएस की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें ये मेंशन है, ये इसके बारे में बेस है, आप वहीं पे पढ़ सकोगे। ये करेक्टर है एनसीईआरटी का एक, ठीक है। जोहड़ एक समुदाय है, ठीक है। दूसरा क्या है? इट पंप्स ग्राउंड वाटर इनटू नियर बाय वेल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोर, ये भी नहीं है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन इसका हो गया कि एक सामुदायिक आधारित वर्षा संचय प्रणाली है। कैसा है? वर्षा संचय प्रणाली है। तो अगर कहीं पे पूछा जाए इसके बारे में, जोहड़, 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 जोहड़ का मतलब क्या है? वर्षा जल संचय प्रणाली, ठीक है। अब यहां से इस क्वेश्चन से ये पता चल गया वर्षा जल संचय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर एक है इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं भाई। आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आप कहीं से भी कोचिंग लेते रहो, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 62, क्वेश्चन दिख रहा है 62। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट इंक्वायरी। क्या करनी है? इंक्वायरी वाइल टीचिंग थीम फूड। फूड को, फूड थीम पढ़ाना है। थीमेटिक बेस पे पढ़ाना होता है ईवीएस, थीमेटिक बेस पे ईवीएस पढ़ाना होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि फूड थीम को पढ़ाते टाइम में आप इंक्वायरी कैसे कर सकते हो? इंक्वायरी को प्रमोट करना है। तो सबसे पहले क्या है? छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए, चित्र एकत्र करने के लिए भाई ये कोई रिकॉर्ड रखने वाली चीजें थोड़ी ना है।
पहली बात, बच्चा कोई रिकॉर्ड करने वाली चीज थोड़ी ना है कि आप भाई चित्र रखो और वो सारी चीजें, चित्र रखने के लिए थोड़ी ना। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, सैंडविच सिकंजी लेमन वाटर, सिकंजी मतलब लेमन वाटर वगैरह को बिना आग से पकाए प्रदर्शित, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आग से पकाए ही नहीं जाते, यहाँ आग से सिकंजी को कैसे आग से, ठीक है। अब इसमें है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता करने के लिए, हाँ कि भाई आप कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्लास 1st to 5th के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो वो अपने परिवार की ही बात, उसके परिवार से रिलेटेड बातें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप वो बच्चा क्या है समझेगा, ठीक है ना, कौन सी क्लास। अब इसमें क्या कह रहा है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थ, ऐसा नहीं है प्रिजर्वेटिव वाले नहीं है, अभी अभी वो छोटा बच्चा है 5th क्लास का है, तो 5th क्लास में वो अपने पापा मम्मी चाचा ताऊ और इन्हीं को ही जानता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। बात समझ में आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आगे बढ़े, अगर समझ में आ रहा है तो भाई इसको शेयर कर दीजिए। अब एक ईवीएस टीचर है, ईवीएस टीचर की बात हो रही है, एन ईवीएस टीचर आस्क द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट से पूछता है, हर स्टूडेंट मतलब ये फीमेल टीचर है, हर स्टूडेंट्स टीचर थिंक एन आंसर, वाई क्या पूछ रही है टीचर बच्चे से, वाई डू फील कंफर्टेबल वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर, हम विंटर में वुलन क्लोथ्स में कंफर्टेबल क्यों होते हैं, एक टीचर ने प्राइमरी क्लास के बच्चों से पूछा। अब वो किस प्रकार का प्रश्न है, क्या वो अभिसारी चिंतन है, अभिसारी मतलब एक ही आंसर है, मतलब कई सारे बच्चों के स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 सबके एक ही आंसर है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, तो कुछ हद तक अभी मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अभी कोई गलत नहीं करता, कुछ हद तक ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाइपोथेटिकल बहुत ज्यादा सोचने पे है आधारित, नहीं बहुत ज्यादा सोच, फैक्चुअल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब टीचर कैसा है, बच्चे के अंदर वो सर्दी के बारे में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है कि सर्दी में कौन कौन से कपड़े के बारे में, कि वो विश्लेषण कर सके, बच्चा क्या करे विश्लेषण कर सकते और अपने तार्किक क्षमता को बढ़ा सके, सोचे कि भाई क्यों सर्दियों में वुलन क्लोथ्स में हम कंफर्टेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग ये वाला और आयोग के अकॉर्डिंग यही आंसर है, कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं भाई, अ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब वाहिदा प्रिज्म के बारे में। आप एनसीईआरटी मैंने बताया ना, 1st क्लास से लेके 8th तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, सीटेट पेपर 1 में। आप मेरी पहली वीडियो देखो जहाँ पे मैंने प्रॉपर डिस्कशन कर रखा है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के लिए, क्योंकि पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, सीटेट का पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, सीबीएसई करवाएगा, और सीबीएसई क्या करेगा भाई एनसीईआरटी को ही बेस मान के चलेगा, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या कह रहा है कि अ चैप्टर इन ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी डिस्क्राइब वाहिदा प्रिज्म एंड हर एक्सपीरियंस, वाहिदा एक लड़की है इन द नेवी एज डॉक्टर, वाहिदा है ना, वाहिदा प्रिज्म एक क्या है इसमें डॉक्टर बन जाती है नेवी में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, हम क्या क्या इस चैप्टर में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हमने क्या इसमें पढ़ा था, उनके लैंगिक रूढ़िता की चुनौती के बारे में, हाँ थोड़ा सा इसमें पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिएगा आज के जाने के बाद, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन हो सकता है कि तो चैलेंजेस करने पड़ेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप के, कि भाई लड़की है काम नहीं कर सकती, ठीक है ना, लड़का है रो नहीं सकता, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है, तो इसका भी सामना करना पड़ा था, ठीक है।
और अब क्या कर, हर स्टोरी गिव्स अ peep into the life of the medical officer in the armed force। अब इसमें क्या कह रहा है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों के एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन के एक झलक दिखती है। थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन नहीं था, क्या है, कौन सा, इसमें क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिज्म रिफ्लेक्ट 7 कलर, ये वाला, इसका सर नेम वाला है ये कहानी। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो गलत ही होगा। कौन से में ऑप्शन गलत है, सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे गलत ऑप्शन क्या है, सी है, तो इसलिए सी वाला नहीं होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। बात समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़े। सिक्सटी फाइव क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स है, वो क्या करते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को एक कागज की रंगीन पट्टी को काटने के लिए पट्टियों की चटाई बनाने में मदद की है, ठीक है, चटाई बनाने में मेनली ने मदद करी है, और किस चीज की, कागज के बनाने में, कागज की चटाई बनाई है बच्चों ने और उसकी मदद करी है। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है, किनारों को एक साथ में चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य, कौन से ऑब्जेक्टिव को एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करनी चाहिए, कौन सी चीज का उद्देश्य क्या होना चाहिए एज अ टीचर एलेक्स का। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य, हाँ ये कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर ले लेते हैं, ऑप्शन नहीं है, हाँ अब ठीक, यहाँ पे जो एलेक्स है ना, रंग पैटर्न, उद्देश्य क्या होना चाहिए एलेक्स का, कागज के क्या बनाए हैं उसने, चटाई बनाने में बच्चों की मदद करी है, रंगीन चटाई बनाने में मदद करी है। तो सबसे पहले रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, एक तो कुछ हद तक ठीक है कि भाई बच्चों के अंदर अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें लानी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव चीजें हैं, ये पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा जानने, ये कुछ हद तक बुनकर तक जाने के लिए, बुनकरों द्वारा जाने वाली बुनाई के संबंधित, ये थोड़ा सा बुनकर वगैरह थोड़ा सा स्टैंडर्ड, आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, सबसे पहले ये दिमाग में रखना, 5th क्लास वगैरह के पास जाना थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, चटाई बनाने की विधि को चरणों में याद करना तो बिल्कुल गलत है। बच्चे को कभी भी मेमोराइजेशन के लिए फोर्स नहीं करोगे, मेमोराइजिंग के लिए फोर्स नहीं करोगे, सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ही गलत है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना, बच्चे को स्ट्रिप्स है उसको काटना सिखाना है। यूजिंग पेपर अट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग टू स्ट्रिप परफेक्टली, ये कह रहा है। तो परफेक्टली कोई चीज होता ही नहीं है, पहली बात, बच्चों के दिमाग में आप परफेक्टली कैसे डाल सकते हो, कोई चीज बहुत तगड़ा परफेक्ट है ऐसा। सी वाला ऑप्शन, सी यहाँ पे भी है, इसको गलत है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे, लेकिन परफेक्टली से ये गलत हो रहा था, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए पहला यहाँ पे हमें पहले के साथ में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज जैसे क्या होता है कि बच्चों को सिखाना है यहाँ पे स्पेशली, तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह पे गए होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा स्पेशली ये देखना है कि बच्चे को आना करना इंपॉर्टेंट है, परफेक्टली और इनपरफेक्टली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्टली से थोड़ा सा गलत हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से हम मजबूरी में सिर्फ कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, ऑप्शन ए के साथ में ही जाएंगे, ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ में, पहले ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक चीज और बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में थ्योरी की भी क्लासेस हैं, डिस्क्रिप्शन में थ्योरी की भी क्लासेस हैं,
उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आपको, अगर थ्योरी क्लासेस आपने कहीं बैच ज्वाइन नहीं करा है तो हमारे चैनल पे मैंने क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, और प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिए सारी चीजें। सारे पेडागोजिकल इश्यूज करवाए गए हैं, सीडीपी वगैरह वहीं से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट कंडक्ट अ सर्वे। कुछ छात्र हैं वो सर्वे कर रहे हैं इन देयर होम्स, अपने होम्स एंड नेबर्स के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ वाटर। किसके बीच में, नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में, कि भाई पानी की खपत के बारे में और सदस्यों के बारे में, परिवार के सदस्यों और पानी की खपत के बारे में कुछ ना कुछ मतलब वो सर्वे कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सर्वे कर रहे हैं। तो यूज्ड इन ईच फैमिली, हर एक फैमिली कितना पानी खर्च कर रही है और कितने मेंबर हैं। व्हाट स्किल, कौन सा स्किल यहाँ पे होगा, तो सीटेट का जो मैंने करवाया ना ईवीएस का, सबसे पहले ही मतलब पहले या दूसरे वीडियो में है, इसके बारे में है, सर्वे मेथड के बारे में मैंने बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आर डेवलप्ड थ्रू द एक्टिविटी। अब इसमें क्या कहा है कि भाई स्टूडेंट है वो सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्वे कर रहे हैं, और किसके बारे में, अपने पड़ोस में, और कुछ मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर हैं, और पानी की खपत के बारे में है। तो इसमें क्या चीज़ों, बच्चों के बारे में क्या चीज़ डेवलप होंगी, सबसे पहले भाई क्वेश्चनिंग होगा, बिल्कुल भाई क्वेश्चनिंग हो जाएगा, क्वेश्चनिंग डेवलप होगी। और क्या डेवलप होगा बच्चे के अंदर, एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट तो कर ही नहीं रहे सर्वे में, एक्सपेरिमेंट का कहाँ रोल है, कोई इसमें मतलब प्रयोग थोड़ी ना कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, और पर्यावरण के लिए ये भी पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन फर्स्ट वाले को गलत कौन प्रूव कर रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं करा। क्वेश्चनिंग, इंफेरिंग और एक्सप्रेशन, मतलब क्या है, पूछताछ करना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति करना। तो भाई सर्वे का यही मेथड है कि भाई कई जगह से डाटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालने के बाद उसको चर्चा में लाना, अभिव्यक्ति करना। तो सबसे पहले क्या है, पूछताछ करना, परिणाम निकालना, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति करना। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं तीसरा वाला, परिकल्पना। बिल्कुल, परिकल्पना कैसे कर सकते हैं, जब सर्वे है तो इसमें 100% सच चीजें निकलती हैं, 100% सच चीजें निकलती है, तो परिकल्पना की बात ही नहीं है। इसलिए ये वाला थर्ड वाला भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है। अब देख, अनुमान लगाना, अनुमान कैसे लगाओगे, जब अनुमान तो लगा ही नहीं सकते ना। आप सर्वे ले रहे हो तो सारी चीजें रॉ डाटा आ रही है आपके पास में, सारी चीजें सच आ रही हैं, तो आप अनुमान कैसे लगाओगे, अवलोकन कैसे करोगे। ये तो इसमें क्या है, परियोजना विधि के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, मेरे अकॉर्डिंग है, और जो कि आपके आयोग के अकॉर्डिंग ही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही, आ जाओ भाई, अभी इस वाले पे आ जाते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के बारे में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा टू कंफर्म मलेरिया, मलेरिया के बारे में, और ब्लड टेस्ट। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पढ़ाना चाहूँगा, मैंने थोड़ी सी लिख के मैंने ही तैयार करा है, अब इसके बारे में देख लेते। अब देखो भाई, रोनाल्ड रोस हैं जो, मलेरिया के ऊपर सबसे पहले किसने खोज करी, रोनाल्ड रोस ने, ठीक है। और कहाँ पे, सिकंदराबाद अस्पताल में, अस्पताल में, हॉस्पिटल में। बात समझ में आ रही है। और कब, 1902 में उनको नोबेल प्राइज मिला है इस खोज के ऊपर, 1902 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। दूसरी बात इसी पे थोड़ा सा, मलेरिया, मलेरिया किससे, एनाफ्लीज मच्छर से, एनोफ्लीज मच्छर से मादा होती है, से ही फैलता है, मेल, इसमें मेल का कोई रोल नहीं है बीमारी फैलाने में, ठीक है। और इसका लक्षण क्या है, ठंड लगकर बुखार आता है, ठंड लगकर क्या आता है, बुखार आता है। और रक्त में क्या पाया जाता है, जब टेस्ट करवाओगे तो रक्त में परिजीवी पाएंगे, रक्त में क्या पाएंगे, परिजीवी। और मलेरिया का क्या है, दवाई कहाँ से बनती है, पुनैन की छाल से बनती है, ठीक है। और जो एनाफ्लीज मच्छर है, मादा है, वो कहाँ पे अंडे अपने देती है, साफ पानी में अंडे देती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, चलो हो गया यहाँ तक। तो अब इसमें क्या,
लेगा। सबसे पहले आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन पे कहाँ पे थे। अब तो देखो भैया, इसमें क्या है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए कंफर्म करा है, तो आपको क्या होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन चेक करेगा, नहीं हीमोग्लोबिन की बात ही नहीं हुई। आयरन चेक करेगा, भाई आयरन लौह तत्व ब्लड में चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये दोनों चेक नहीं होंगी। अब करेंगे कि उसमें मादा मच्छर के अंडे की उपस्थिति हो, अंडा ऐसा कुछ नहीं है। जीवाणुओं के लिए मैंने माइक्रोवेव्स के परजीवी के बारे में बताया है, माइक्रोवेव्स पाए जाएंगे उसमें, क्या पाएंगे माइक्रोवेव्स। खून में क्या हो जाएगा परजीवी, परजीवी ऑप्शन भी होता तब भी सही होता, और माइक्रोवेव्स दे रखा है ये भी सही है कि माइक्रोवेव की कैटेगरी में ही परजीवी आते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे अब, थोड़ा सा है ना। अब देखो बीहाइव के बारे में इसमें कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बीहाइव। बीहाइव के बारे में मतलब मधुमक्खी के छत्ते के बारे में जानकारी है। ये भी आप कहाँ से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जिसने नहीं पढ़ा उसका सीटेट नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। 10 लाख में से 1 लाख का ही होता है। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी सीटेट नहीं होगा। मेरे पास अगले 6 महीने बाद फिर आ जाना, ठीक है ना। मैं पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, इसमें झूठ मूठ नहीं बताऊंगा। और कोई कहीं पे भी कोचिंग ले ले तब भी नहीं होगा अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। अब देखो यहाँ पे मधुमक्खी शहद के, मधुमक्खी के बारे में मैं बता रहा था, मधुमक्खी के शहद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से। मलेरिया के बारे में हो गया था, अब थोड़ी सी यहाँ से देख लेते हैं। एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहे जाते हैं। और ज्यादा फेमस कहाँ पे है एपीकल्चर, फेमस ज्यादा कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। एपीकल्चर सबसे ज्यादा फेमस का है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है एपीकल्चर। और लीची के फूल से आकर्षित होते हैं, कहाँ से आकर्षित होते हैं, लीची के फूल से आकर्षित होते हैं। और लीची का फूल कब लगता है, फरवरी मंथ में लगता है। और रानी मक्खी अंडे कब देती है, रानी मक्खी अंडे, और लीची का फूल होने के सबसे ज्यादा चांस कब होते हैं, फूल तो फरवरी में होते हैं, लेकिन रानी मधुमक्खी अंडे कब देती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और एक छत्ते में कितना 12 किलोग्राम शहद निकलता है, एक छत्ते में 12 किलोग्राम शहद निकलता है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसी के बारे में, मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी के एक बॉक्स और चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। किसकी घोल की आवश्यकता होती है, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। एक लकड़ी का बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स भी होना चाहिए। बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है, कितनी रानी मक्खी होती है, एक ही रानी मक्खी होती है। मधुमक्खी के बारे में बात बता रहा हूँ, एक ही रानी मक्खी होती है। और अन्य श्रमिक मक्खियां होती हैं, नर भी होते हैं, लेकिन नर मक्खी भी होते हैं इसमें। और मक्खी जैसे ही परागरस पा जाती है, परागरस की प्राप्ति हो जाती है, तो वो दूसरी मधुमक्खी को बुलाने के लिए क्या करती हैं, डांस करने लग जाते हैं, नृत्य करने लग जाती हैं। नर मधुमक्खी का कोई रोल नहीं होता, ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं होती है नर वाले की, नर मधुमक्खी का कोई रोल नहीं होता। अब एक चीज और है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखवा देता हूं इसमें, कि इसमें डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक होगी जानकारी आपको। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं जानबूझ के बनाया था ताकि बच्चों को क्वेश्चन में दिक्कत आएगी और क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कर रहे हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करी और यहाँ से पता चल जाएगा आपको। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो क्या विचार करना है, देखो भाई, सबसे पहले मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है, शहद के छत्तों में रहती है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी के बारे में बताया, और जो अंडे देती है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, पहली बात सही है। जहां जहां ए ऑप्शन नहीं है वहां काट दो, पहले ये काट दो, ये जय माता दी इसको काट दिया मैंने, ए ऑप्शन नहीं है, ए 3 में है। अगला, छत्ते में नर मक्खी भी होते हैं, कुछ नर मक्खी भी होते हैं
जो छत्ते के श्रमिक कार्य नर मक्खी तो होते हैं, लेकिन श्रमिक कार्य के लिए मादा ही होती हैं, मादा ही होती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कहाँ कहाँ है? ये ऑप्शन ये भी गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पे भी गलत, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे भी गलत है। अब बचा दो ऑप्शन। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खी श्रमिक मक्खी होती हैं, बिल्कुल, जो दिन भर छत्ते को बनाना और बच्चों को पालन करने के लिए है। बच्चे पालने के लिए कौन सी है? बच्चे पालने के लिए रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी, एक रानी मक्खी होती है बच्चे पालने के लिए। ये सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए होती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस को खोजने के लिए लीची के फूल के चारों, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही 100% सच है, ठीक है, 100% सच है। यहाँ से आपको फंसाया गया है, इसीलिए सीटेट में इस बार बहुत गंदा रिजल्ट आया है, बहुत गंदा। यहाँ पे क्या है? नर मक्खी के बारे में तो बता रहे, लेकिन क्या श्रमिक है वो? नर मक्खी क्या श्रमिक है? सिर्फ फीमेल मक्खी श्रमिक है, ठीक है। ये गलत हो गया। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब यहाँ है, मैं क्या कह रहा है? टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस शुड रिफ्लेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट लाइफ एट स्कूल ऑफ देयर लाइफ आउटसाइड। मतलब क्या कर रहा है? कक्षा की लाइफ को बाहर की लाइफ से जोड़ना, बच्चे के क्लास की लाइफ को बाहर की लाइफ से जोड़ना। जैसे अब बच्चा यहीं पे है, ईवीएस आप पढ़ाना चाह रहे हो ना, इस पढ़ाने के लिए क्या कहते हो कि भाई किसने केले के पौधे देखे हैं, पेड़ किसने देखा है, केले का पेड़ किसने देखा है। तो बच्चा क्या है, आपने तो क्वेश्चन क्लासरूम में पूछा, लेकिन बच्चे का दिमाग कहाँ चला गया? आउटसाइड चला गया ना। तो आपने क्या करा? कनेक्टिविटी करी है। आपने क्या करी है? कनेक्टिविटी करी है। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य होंगे। बाध्य किसी चीज के, बच्चे को बाध्य बिल्कुल भी नहीं करना। जो बाध्य करता है वो टीचर है ही नहीं। एनसीएफ क्या कहता है? जो बाध्य करता है वो टीचर है ही नहीं। ये केस बनते हैं टीचरों के ऊपर, ठीक है। पाठ्यक्रम ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम से बाहर भी चीजें आ रही है ना, पाठ्यक्रम से बाहर भी चीजें जा रही हैं। कैसे पाठ्यक्रम में सारी चीजें हैं? उठना बैठना ये पाठ्यक्रम की चीजें हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने की सहायता करता है। ये कुछ हद तक तो ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण अधिगम साधनों में एक साधन के रूप में आवश्यक है। ये थोड़ा सा कम सा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं एज अ टीचर किसके साइड में जाऊंगा? थर्ड ऑप्शन के साइड में जाऊंगा। ऑप्शन जाऊंगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। टेक्स्ट बुक सपोर्ट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द गिवन एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू से आप समझा सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, टीचर देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना सीधा इंग्लिश में बनते हैं और उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है गूगल। और ये सारी चीजें तभी है, इसके लैंग्वेज बहुत अजीब से हैं। ये लैंग्वेज आप देखोगे ना तो इसमें इसे समझ में नहीं आएगा। आप अगर हिंदी मीडियम से पेपर दोगे ना तो चांस होते हैं ज्यादा एरर होने के, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत होने के चांस होते हैं। टीचर नीड टू यूज टेक्स्ट बुक। नीड होता है, बट सिर्फ टीचर को नीड होगी टेक्स्ट बुक के लिए। तो भाई बिना टेक्स्ट बुक के लिए भी तो वो है, परिपक्व है। लेसन प्लानिंग किस लिए करेगा वो? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। 70 क्वेश्चन। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अब देखो इसके लैंग्वेज के लिए मैं बताता हूँ, बहुत गंदा वाला यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है। एक दो क्वेश्चन में मैंने देखा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड वेल्चर। बर्ड वेल्चर के बारे में है। और देयर एपिकलर स्पीसीज ऑफ बर्ड, द मेल बर्ड मेक्स देयर ऑन नेक्स्ट। में क्या है कि जो मेल है ना, मेल पक्षी है, जो मेल पक्षी है, मेल पक्षी क्या बनाएगा? घोंसला बनाएगा, अपना घोंसला बनाएगा। एंड फीमेल उसको चूज करेगी में से, कई सारे घोंसलों में से फीमेल सेलेक्ट करेगी कि भाई किसके साथ में रहना पसंद करेगी। भाई लव मैरिज कर रही है फीमेल, यहाँ पे क्या कर रही है? जो फीमेल है ना वो लव मैरिज कर रही है। कौन से?
टेलर वर्ड मतलब ये पत्तों को सिल के अपना बनाती है, ऐसा तो नहीं है। पत्ते सिल के जब वो खुद ही घर बना पा रही है तो वो तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो रॉबिन पत्थरों के बीच में रहती है। तो सबसे ज्यादा वीवर है ना, जो वीवर वीवर वर्ड है, वीवर पक्षी है जो, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन, आप वीवर को कुछ और पढ़ के आओगे, यहाँ देखो वीवर को कुछ और पढ़ के आओगे हिंदी में, कैसे ट्रांसलेट, ये मैं कह रहा हूँ इंग्लिश, ठीक है ना। कुछ चीजें मतलब आप सीखो हिंदी में ही, बहुत सारी चीजें हिंदी में सीखो, लेकिन आप जैसे यहाँ पे शक्कर खोरा है, शक्कर खोरा को अगर मैं सनवर्ड लिख देता तो क्या आप पकड़ पाते, नहीं ना। तो ट्रांसलेशन के लिए मैं मतलब ये है, आप दोनों मीडियम में रहो, लेकिन बेशक आपको सीखने का मन कर रहा है इंग्लिश मीडियम में, तो आप इंग्लिश मीडियम मतलब हिंदी मीडियम में सीखने का मन कर रहा है तो हिंदी में सीखो, लेकिन शब्द जानते रहो, सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी। तो मेरे अकॉर्डिंग कौन सा होगा, ये वीवर पक्षी होगा, वीवर पक्षी। मैंने बताया ना कि ट्रांसलेट सीधा कर दिया जाता है उठा के, और दोबारा उस हिंदी को पढ़ा भी नहीं जाता, सीधा चिपका दिया जाता है। तो और जब भी केस भी बनेगा ना, अगर कोर्ट में केस भी गया तो इंग्लिश मीडियम को वरीयता दी जाएगी, ना कि हिंदी मीडियम को, बात को ध्यान में रखिएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना है, एंड स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। देखो अबाउट, लगभग अबाउट, यहाँ पे लगभग, यहाँ पे हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का एक फायदा होता है, जब दोनों में जानते रहते हो तो जब वहां पे दिक्कत आती है इंग्लिश में तो हिंदी में आ जाओ, हिंदी में दिक्कत आती है तो इंग्लिश में चले जाओ, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बने, फले फूले, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, पहला ऑप्शन तो सही, ए सही है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व है, ये गलत है। तो भाई पहला सही है, दूसरा गलत है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है, बात खत्म। ये थोड़ा सा मैंने बताया ना हिस्ट्री से भी रिलेटेड आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट टू फिफ्थ तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 6, 7 और 8 ये साइंस, साइंस विज्ञान और एसएसटी सामाजिक विज्ञान, इसको भाई एनसीईआरटी को जाओ बिल्कुल, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। और 90 भी बहुत जने के नहीं आते हैं, अगर नहीं पढ़ोगे सही से, सही गाइडेंस लेके नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अब आ जाते हैं 72 क्वेश्चन है, क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटेजी, चाइल्ड सेंटर स्ट्रेटेजी। हमेशा अब जो है शिक्षा, जो भी शिक्षा नीतियां आती हैं वो चाइल्ड सेंटर होती हैं, हमेशा बच्चों को ही केंद्रित मान के चला जाता है, अध्यापक केंद्रित क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर कब हो जाएगा कोई चीज, अच्छा प्रदर्शन कैसे होगा, सबसे पहले चर्चा की जाए भाई, चर्चा की जाएगी तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे, चर्चा की जाएगी तो बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो उनके ऑटोमेटिकली सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, बच्चे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और प्रदर्शन, प्रदर्शन करना है कुछ हद तक देखते हैं, ये तो पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है थोड़ा सा। और व्याख्यान भाई, लेक्चर, लेक्चर देना बिल्कुल नहीं, बच्चों को लेक्चर नहीं देना, प्रयोग के लिए हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराओ। सर्वेक्षण के लिए मतलब सर्वे के लिए बिल्कुल सही है। तो ये इसमें देखते हैं ए और डी कहाँ पे, ए और डी, ए और डी, ए बी डी, ए बी डी, सी है तो सी वाला तो गलत है, वाला तो गलत है, सी है, सी तो सही है बिल्कुल, तो मतलब ये वाला भी गलत है, कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है। ये जो कम मैंने बताया था ना ये भी ही गलत है, ये भी गलत है, प्रदर्शन नहीं करना, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना, डेमोन्स्ट्रेशन छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए शायद गलत है। अगर आप सीटेट पेपर 2 पढ़ते, सीटेट पेपर 2 पढ़ते तो वहां पे ये प्रदर्शन वाली चीजें सही थी, एग्जीबिशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एग्जीबिशन नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है ये, वैसे पहले आंध्र प्रदेश का भाग होता था लेकिन अब तेलंगाना का है, तो तेलंगाना का एक क्या है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, तो यहीं पे बात हो जाती है। लेकिन पोचमपल्ली किसके लिए, साड़ियों के लिए मशहूर है, किसके लिए, कलर्ड साड़ियों के लिए मशहूर है पोचमपल्ली, ठीक है। ये डिजाइनर्स
यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ही पूछा था, अगर किसी को थोड़ा बहुत भारत का मैप पता हो तो वो सारी चीजें बता सकता है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं भाई आगे। सीमा, सीमा जी हैं। 74 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एन ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज अ फील्ड ट्रिप टू जू। फील्ड ट्रिप मतलब बाहर ले जा रहे हो बच्चों को, बहुत बढ़िया काम करवानी है सीमा मैडम जी। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिप। सबसे पहले क्या क्या अप्रोप्रिएट हो सकते हैं बच्चों के लिए कि ट्रिप से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बार ट्रिप क्यों बाहर लिया जा रहा है? ताकि बच्चे क्या है, एक तो जानवरों को देखें तो उनके प्रति संवेदनशील हो सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। पहली बात तो जैसे हमें दर्द होता है वैसे जानवरों को भी हो सके, एक अच्छी चीजें डेवलप कर सके, के अंदर एक भावनात्मक शैली को, भावनात्मक चीजों को प्रकट करना, और सामने देखेंगे तो अलग सही कॉन्क्रीट चीजें उनके दिमाग में आएंगी, चीजें दिखेंगी उनको कि भाई मोर तो सारी चीजों को, और इसलिए वहां पे ले जाया जा रहा है फील्ड ट्रिप। इसलिए रिकॉल, रिकॉल नेम्स ऑफ एनिमल इन, क्या रिकॉल करने के लिए, याद रटने के लिए, याद करने के लिए, याद करना तो थोड़ा सा हद तक सही है, क्योंकि आप जानवरों को जब तक जानोगे नहीं तब तक उसके बारे में कुछ हद तक ठीक, कुछ हद तक। तो इसको अभी मैं पेंडिंग में रखता हूँ इस वाले ऑप्शन को। टू रिलेट कंसेप्ट, टू रिलेट कंसेप्ट रिलेटेड टू एनिमल। अब इसमें क्या कह रहा है, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, हद तक इसको भी देखते हैं। अभी वैसे तो ये कंप्लीटली गलत है, देख लेंगे। प्रमोट प्रोसेस स्किल, प्रोसेस स्किल ये भी कुछ हद तक देख लेते हैं, हद तक ये भी सही है, कुछ हद तक ये भी सही है। पॉइंट लगा रहा हूँ मैं, ये तो 2 पॉइंट के साथ में सही है, ये 1 पॉइंट के साथ में सही है, ये भी 1 पॉइंट। असेसमेंट फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट को असेसमेंट करना है, वहां पे जाके असेसमेंट करना है। समझ में नहीं आया ये सारी चीजें कि भाई आप असेसमेंट क्यों करोगे वहां पे बच्चे को, आप वहां पे असेसमेंट यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन, रिकॉल तो नहीं करना, रिकॉल रिकॉल रिकॉल, तो ए जहाँ पे गलत है, ये जहाँ पे गलत है इसको हटा देते हैं पहले। या दूसरा रिलेटिंग कंसेप्ट, और डी असेसमेंट। प्रोसेस, प्रोसेस के लिए कोश, प्रोसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन ये गलत है भाई। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। बी क्या है, बी रिलेट द कंसेप्ट। ए तो रिकॉल करना है, किसी के नाम को रिकॉल करना है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पॉइंट जो लगाया था वो रिकॉल नामों के लिए है, लेकिन यहाँ पे रटने से थोड़ा सा है, रटने की बात हो रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस सेंस में लिया जा रहा है। टू रिलेट कंसेप्ट, रिलेट टू एनिमल, एनिमल। अच्छा एक बात बताओ, रिलेट कंसेप्ट इसका मतलब रिलेटिंग कंसेप्ट क्यों किया जा रहा है कि अगर आप कुत्ते होते, मतलब ऐसे कि आप उसकी जगह पे होते, तो रिलेट करने की कोशिश की जा रही है देखो, तो आप कैसा महसूस करते हैं आपको अगर कोई पत्थर मार के फेंके या डंडा मारे, है ना? तो बच्चे को आप देखो, 5वीं क्लास के बच्चों को, 5वीं नहीं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के लिए, प्राइमरी के लिए होता है, तो ये के अंदर क्या चीज़ें डेवलप की जा रही हैं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले बहुत कम जने होते हैं। आप टीचर बन जाओगे कल के जाके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को, भाई बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा वाला रिलेट करवाना है। दूसरा क्या है, प्रमोट प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस मतलब कोई चीज़ कैसे होती है उसको भी डेवलप करना है बच्चे के अंदर, प्रोसेस कैसे होती है बच्चे के अंदर। और फिर उसके बाद असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एट जू को भी करना है। असेसमेंट कैसे, अब जैसे बस में आपने दिखा दिया, बस से गए, बच्चों को दिखाया, और फिर उसके आने के बाद कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं कि अपने हिसाब से अपने अनुभवों को बना लेते हैं, अपने दिमाग में बना लेते हैं। आप एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं मिसकंसेप्शन तो नहीं बना लिया उसने, गलत चीजें तो नहीं ऐड ऑन कर ली, कुछ गलत तो नहीं देख लिया उन्होंने, तो ये चीजें सारी देखनी है, ठीक है। अब 75 पे आ जाते हैं, मस्त है, देखो भाई। An EVS teacher taught about animal to her student and asked them following task। अब एक
कि शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। ठीक है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। आसपास के जानवरों के नाम लिखना हो सकता है, थोड़ा सा नाम लिख सकते हैं बच्चों को, क्योंकि आप 5th क्लास के बच्चों को तो नाम लिखने, अभी इसको गलत नहीं करेंगे। विभिन्न जानवरों की गतिविधियों को अवलोकन करना। अवलोकन, अभी छोटा बच्चा है, अवलोकन के लिए परिपक्व है। ठीक, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणी के भी और परिभाषा करनी है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आप देखो ऑप्शन, कितना खतरनाक ऑप्शन दे रखा है, कितना ही खतरनाक ऑप्शन दे रखा है। मैं कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। ये तो उपयोगी है, कौन सा नहीं है, तो ये भाई ये वाला उपयोगी नहीं है, केवल सी, केवल सी। यहाँ पे नहीं अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सारे ऑप्शन सही दिखेंगे, है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सारे ऑप्शन में क्या है, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा उपयोगी नहीं है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए, पहले से 5वीं के लिए। भाई श्रेणीबद्ध, ठीक है, श्रेणीबद्ध डेफिनेशन वगैरह तो जानवरों को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा श्रेणीबद्ध करना कि भाई कौन सी कैटेगरी में मैमल्स और इन सारी चीजों में है। कभी क्या हो जाएगा, जानवरों को जल थल के बेसिस पे करेंगे, लेकिन और भी चल स्तनपाई वगैरह में, इन सारी चीजों में बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है। और में जो बहुत सारे बच्चों ने क्या करा था सीटेट में, इसको ऑप्शन लगाया था बहुत सारे बच्चों ने, और जो कि गलत था। आयोग ने किसको माना, सिर्फ इसी। आगे आ जाते हैं। अब भाई ये टेरेस्ट्रियल स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के साथ में कौन कौन से स्टेट साझा करते हैं जो को, तो अब थोड़ा सा गूगल बाबा की हेल्प ले, गूगल बाबा की हेल्प ले ले, गूगल बाबा की हेल्प ले ले। आगे गूगल की, क्या का मैप देखते हैं। हाँ, का मैप देख, हरियाणा कहाँ पे, यहाँ पे देख मैप। दिखाई दे रहा होगा, हरियाणा कहाँ पे है, हरियाणा, हरियाणा ये रहा। हरियाणा के आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के पास में, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं। तो एक तो होता है दिल्ली, तो दिल्ली है हरियाणा के पास में। दिल्ली के बाद में क्या है, दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद हरियाणा के साथ में और राजस्थान भी सीमा साझा करता है, राजस्थान भी सीमा साझा करता है। और फिर क्या करता है, पंजाब भी करता है, पंजाब। और ऊपर में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हरियाणा के पास में क्या है, एक तो यूपी हो गया, यहाँ दिल्ली है, छुटकू सा दिल्ली, और हिमाचल प्रदेश है, और पंजाब है, ये है। और एक चीज़ और है, उत्तराखंड, यूके भी करता है, उत्तराखंड भी करता है हरियाणा के साथ। देख लेते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं, तो ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं कौन से वाले पे कर रहे थे हम। आगे यहाँ पे है, कौन कौन सी चीज़ें के साथ में साझा करता है
तो एक चीज़ है, अभी हमने जो पढ़ा है हरियाणा के साथ में कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन है। लेकिन आगे क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है। अभी हमने पंजाब पढ़ा है, हिमाचल प्रदेश पढ़ा है, बिहार नहीं पढ़ा है, इसलिए ये गलत है। और बिहार इस वजह से ये भी गलत है। तो हरियाणा के साथ में कौन कौन सी चीज, कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं? दिल्ली क्यों नहीं आए? दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरेटरी है। आ जाते हैं 77 वाले पे, सिल्क वॉर्म के लिए, वॉर्म के लिए, वॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर प्रॉपरली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सिल्क वॉर्म कैन बी फीमेल वॉर्म, ये है फ्रॉम मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम हर। सिल्क वॉर्म की मादा है ना, वो एक गंध छोड़ती है, और उस गंध से जो नर है ना, वो कई किलोमीटर दूर रह के भी के पास में आ जाता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलेटेड टू पैरो पैरोमोन्स, पैरोमोन्स को क्या कहते हैं? इसमें पैरोमोन्स ही दे रखा है, ठीक है। पैरोमोन्स अपने गंध को नर कीड़े तक पहचानने के लिए होती है, ये कुछ फीमेल इंसेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ इसी के लिए है। तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, यही ये आ गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बात समझ में आ गई? आगे आ जाए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 78 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ये सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स। 6 थीम्स में है, वाटर है, रिलेशनशिप है, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, शेल्टर है, और थिंग। ये तो 6 है। फैमिली एंड फ्रेंड्स कहाँ गया? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स तो मिला ही नहीं, ये 6 थीम में आता ही नहीं है। पहला पहला स्टेटमेंट गलत है। कहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है? फॉल्स, यही है। देख लेते हैं, पहला वाला गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, चेंज क्लोजर टू, ये ठीक है दूसरा वाला। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हुआ। कौन सा वो ऑप्शन हुआ? फोर्थ ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन सिलेबस से ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जाइलम, जाइलम के बारे में है। जाइलम जड़ों में पाया जाता है, एक ऐसा टिश्यू होता है जहां से जड़ों से लेके पत्तियों तक पानी जाता है, पानी और मिनरल्स, तो ये जाइलम होते हैं। और फ्लोएम क्या होता है? पत्तियां जो खाना बना देती हैं, पत्तियां जो खाना बना देती हैं, वो अन्य भागों तक ले जाना फ्लोएम का काम होता है, ठीक है ना। तो फ्लोएम का, तो ये क्या कह रहा है? जाइलम जल और खनिज लवणों के जड़ों से पौधे के बाकी हिस्से तक पहुंचाते, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक रूपांतरित करते हैं, मतलब वहां पे हस्तांतरित करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाला देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही बात है पहला। क्या दूसरा क्या है? फ्लोएम ट्रांसकोलेट, ट्रांसक्लोकेट, क्या इसका मतलब हुआ? एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फूड फ्रॉम द लीव टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों सही है। तो दोनों कौन से वाले में सही है? दोनों कौन से वाले में सही है? दोनों है सही। फर्स्ट सेकंड पहला ही ऑप्शन है दोनों में से, दोनों में सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 80 वाले क्वेश्चन पे। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस होलिस्टिक वे ऑफ द इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट। एक बच्चे को टेस्ट करने की बात की जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जाननी चाहिए। तो द वे इन एंड yes teacher can assess her teacher for comprehensive evaluation in ESR। कौन से तरीके से कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन तो नहीं भाई, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको इवेल्युएट करना है, तो ये है। पोर्टफोलियो नहीं, ये भी है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ये पहला, तीसरा और चौथा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होता है,
यहाँ पे रचनात्मकता, रचनात्मक आकलन के लिए है, रचनात्मक आकलन के लिए है ये, ठीक है ना। ये कौन से आकलन के लिए है? रचनात्मक आकलन के लिए। लेकिन थर्ड वाला क्या है? ये योगात्मक समेटिव असेसमेंट के लिए। किसके लिए है? तो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन है सबमिटिव असेसमेंट के लिए। कौन सा असेसमेंट के लिए? सबमिटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट के लिए है। सबमिटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट मतलब मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं भाई, सबमिटिव असेसमेंट के लिए है योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन के लिए। यहाँ पे हम पूरा एज अ होल देखते हैं कि वो बच्चा कैसा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन किसके लिए होता है? यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था तो ये सेकंड मेरे तरफ, ठीक है। आयोग भी आना है, तो मैं जो भी बताऊंगा वो ऑथेंटिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे मुझे लगेगा आयोग ने भी यहाँ पे चूक करी है तो वहां पे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है? अभी थीम से ही आया। अच्छा थीम सेकंड क्वेश्चन 81 क्वेश्चन है। रवि टूक सम वाटर इन अ ग्लास, he put 11 पुट कर देता है, then he keep adding a lot of salt। वो क्या कर रहा है? एक ग्लास रखता है, ग्लास में नींबू रख देता है, पानी है उसमें, और खूब ज्यादा उसमें सॉल्ट ऐड करता जा रहा है। उसमें कई चम्मच नमक डाल दिए, हाफ स्पून एट अ टाइम, खूब ज्यादा नमक डाल दिए। तो क्या होगा? लेमन क्या होगा? नींबू जल में डूब जाएगा? बिल्कुल नहीं। लवणता बढ़ते ही जल में डूबना तो होता ही नहीं है ग्लास में। कट कर दो, कट कर दो। लवणता बढ़ते ही नींबू क्या होगा? लवणता बढ़ते ही क्या करेगा? तैरने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा भाई। बीचों बीच दो भाग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ग्लास तो बीचों बीच में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तैरने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ जाते हैं 82 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट, थीम डिपिक्ट करता है, कौन सी थीम को बताता है? थीम को करेक्टली कौन सा बता रहा है? तो भाई वेदर तो कोई थीम है ही नहीं, वेदर तो कोई थीम है ही नहीं। फूड और ये मटेरियल्स नहीं है, शेल्टर तो है, फूड शेल्टर तो है, ये नहीं है, ये गलत है, वेदर गलत है, और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज ये भी गलत है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन बचा? फोर्थ ऑप्शन बचा। जय माता दी, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कौन सी चीज है अल्बेरोनी के बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग अल्बेरोनी नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? अल्बेरोनी जहां से आया था उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच बात है, ठीक है, बिल्कुल सच बात है। और हजारों से भी ज्यादा साल पहले आया था, बिल्कुल सही बात है ये भी। ने भारत के उस समय तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा, ये गलत बात है। तालाब के ही बारे में लिखा था। अपने लेख में भारत में तालाब बनाने की टेक्निक की प्रशंसा की थी। बिल्कुल। कौन सा नहीं है? उसने लिखा था, तालाब के बारे में लिखा था, तो ऑप्शन कौन सा नहीं है? यहाँ पे ये नॉट वाला दिखना, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, सही उत्तर है। तो ये कौन सा है ऑप्शन? बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत करे थे और जान के भी आंसर। आगे आ जाते हैं भाई 84 पे। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट क्या है? बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यू आसाम। बिल्कुल है। बोरा एक टाइप की, बोरा जो है ना, एक टाइप के आसाम में धान की प्रजाति है, एक तरीके से धान का प्रकार है बोरा, ठीक है, बिल्कुल सही है। पेडी ग्रो वेल इन क्लेई, और यहाँ पे बिल्कुल क्लेई सॉइल में होता है और रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर, ये पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कौन सा दोनों ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ से एक चीज ये ध्यान में रखना, बोरा जो है ना, बोरा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी एनसीईआरटी में ही दे रखा है, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तब। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कर रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ डेंसिटी, कितना दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो मैं बता देता हूँ, हमेशा मास का जो फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी वॉल्यूम होता है मास का फॉर्मूला।
ये मैथ का क्वेश्चन है वैसे, मैथ या साइंस का। तो क्या हो गया 12 इंटू ये कितना, ये 12 दे रखा है, ये कितना है 36 क्या ग्राम, ग्राम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। आगे आ जाते हैं भाई। आप चाहते हैं ये, आप चाहते हैं 86 क्वेश्चन है, आप चाहते हैं सहपाठी शिक्षण रणनीति द्वारा सीखे, सहपाठी मतलब अपने पीयर्स के साथ में, पीयर लर्निंग हो स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं, पीयर लर्निंग अपने साथ के बच्चों के साथ में सीखे। क्या करेंगे आप, 4-5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं, रोल नंबर के अनुसार नहीं बैठाना है, ठीक है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार बिल्कुल नहीं, परीक्षा वगैरह। भागीदारी और सहयोग के आधार पर विषम समूहों को बनाएंगे, बिल्कुल सही है। एक इंटेलिजेंट है, एक थोड़ा सा जिसको नीड है और जिसको समझाने की जरूरत है, वो वाले हैं। एक बार ये लगाना, चार्जर लगाना। आगे आ जाते हैं, फिर से लगा दो। ये ऑप्शन इसमें लगाना है, इस वाले। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, of the following statement regarding घरसी लेक इज नॉट ट्रू। कौन सा नॉट ट्रू मतलब गलत है, कौन सा गलत है? किंग घरसी इज जैसलमेर गॉट द मेड, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर किंग घरसी ने ही बनवाया था, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही बनवाया था। और लगभग 600 साल पहले बनवाया था, बिल्कुल सही है, 650 साल पहले बनाया था। और ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज भी यूज में है, आज भी प्रयोग में नहीं है, ये आज प्रयोग में नहीं है। तो गलत कौन सा है? गलत फोर्थ वाला ऑप्शन है कि आज प्रयोग में है वो जो घटसी ने बनवाया था, नहीं वो गलत है। ठीक है, घटसी सर, घटसी राजा ने बनवाया था, जैसलमेर के राजा ने, और 650। असरसन दे रखा है, असरसन दे रखा है। थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, द मेजर थीम इन ईवीएस एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट एज द सब थीम ऑफ द फैमिली, बिल्कुल सही बात है, पहली बात सही है, असरसन तो सही है, असरसन तो सही है। रीजन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हाईलाइटेड थीम, सही बात है। इंटरडिपेंडेंट, बिल्कुल एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, एक दूसरे से। और ये सही पार्ट है। कौन सा ऑप्शन है? दोनों सही है, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है, ये वाला बोथ, पहला ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, 82 89 80 रीड रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन चूज करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन क्या दे रखा है? वी कैन कुक फूड इजली एट अ सी लेवल कंपेयर टू हाई एल्टीट्यूड, सही बात है। हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट इज नहीं, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है यहाँ पे भैया, डिक्रीज है, डिक्रीज। जब भाई आप पहाड़ पे जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो कोई चीज फ्यूल जलने के चांस कम होते हैं, फ्यूल जलने के चांस कम हो जाएंगे तो आपके अंदर मतलब इसमें क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इसलिए आंसर ये वाला बी वाला गलत है। तो बी गलत कौन से मान रहे हैं? पहला सही है, तो ये वाला है थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भैया, लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो ना। एन ईवीएस टीचर, नीना एक ईवीएस टीचर है, क्लास 5 की है, गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट, ग्रुप असाइनमेंट दे रखा है टू हर स्टूडेंट, अपने बच्चों को दे रखा है, दैट दे हैव टू गिवन। अब देखो मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो दे हैव टू विजिट वाला है, आप जो मैं कह रहा था ना, गूगल से देखो, गूगल से आपके पास दे हैव टू विजिट, आपके पास फार्म, मतलब ये वाला आप लाइन इसका मतलब निकाल सकते हो ना, तो गूगल से ट्रांसलेटेड है लाइन, बहुत गंदी लाइन लिखी, तो जैसे तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंग्लिश में फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
अब क्या कह रहा है, नीना एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5 गिव्स a group assignment to her student that they have to visit nearby agriculture farm and find out information about the implement used by farmer during agriculture and type of crop they grow, कौन से टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव टू कलेक्ट फोटोग्राफ एंड प्रिपेयर रिपोर्ट, व्हाट प्रोसेस स्किल एंड लर्निंग इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व, कौन कौन सी इंडिकेटर्स इन्वॉल्व हुई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, सबसे पहले एक कहानी को क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। एक मैम है, क्या मैम है और ईवीएस की टीचर हैं, वो अपने बच्चों को क्या देती हैं, अपने बच्चों को एक असाइनमेंट देती हैं कि भाई आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, आप नियर बाय फार्मर के फार्म पे जाओ और वहाँ पे पता करो और वो सारी चीज़ें कलेक्ट करो, रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, ठीक है, बच्चों के अंदर क्या चीज़ें करेंगी, एक तो प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, अभिव्यक्ति होगी, यहाँ हिंदी में ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश क्वेश्चनिंग करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और निर्णय लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, सेंसिटिविटी ये बिल्कुल, लेकिन इस वजह से गलत हो गया, हाइपोथेसिस, पेयरिंग, और क्या हो जाएगा इसका, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो ये वाला है। क्वेश्चनिंग करेंगे, हाइपोथेसिस भी करेंगे, परिकल्पना भी करेंगे, ये थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ तक हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको यूजफुल लगा हो, और डेली वीडियो यहीं पे आएंगे, ठीक है ना, इसी चैनल पे। और आपको लेक्चर देखना है ना थ्योरी के फॉर्म में, पेडागोजिकल इश्यूज के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख